गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। और आज हम करेंगे आर्टिकल्स, सभी अनुच्छेद जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ जितने भी इसके अलाइड टॉपिक्स आएंगे, जैसे डीपीएसपी आएगा, ड्यूटीज आएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट और हमेशा एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 ये हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है, जो भाग 1 के अंदर है। ठीक है, भाग 2 यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी स्टार्ट द पेंसिल। ये भाग 2 ये हमारी बताती है नागरिकता के बारे में। ठीक है, और ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। और हमारा भाग 3 जो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, जिनकी संख्या है 12 से 35 तक। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे समानता अधिकार हमारा है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। इसके साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है हमारा 29 से 30। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, जिसको BR अम्बेडकर, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। गॉट इट। इसके बाद आर्टिकल 19 ABCDEG ये इस तरह से बटा हुआ है, और ये किससे संबंधित है? कि ये जितने भी आपके 6 आर्टिकल हैं ये वाले, और उसके सब पॉइंट जो हैं, सब आर्टिकल जो हैं, ये है आपके 6 स्वतंत्रता संबंधित वो हैं अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। और आर्टिकल 19 क्या है आपका? अभिव्यक्ति की आज़ादी, एज यू नो अवेयर ऑफ दिस। चलिए इसको कर देते थोड़ा डिलीट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। और अभी हमारा रिसेंट में संशोधन भी हुआ था, अमेंडमेंट CAA, इसी से संबंधित था, जिसमें जो टाइम पीरियड था उसको 10 से घटा के कितना कर दिया? 5 साल कर दिया। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 12 to 35 ये बताता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको वही देख लीजिए। करते हैं इसको डिलीट और आगे की तरफ कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक इसको पढ़ते हैं अभी। आर्टिकल 36 to 51 ये हमारे हैं राज्य के DPSP, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP भाग 4 के अंदर है। DPSP के बारे में याद रखिए, इसके बारे में जो हमारी संविधान है वही कहता है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो राज्य से संबंधित सभी नीतियों को बनाते समय DPSP का ध्यान रखेंगे, DPSPs का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब DPSPs में जितने भी प्रावधान जो हैं, प्रोविजंस हैं, उनको केंद्र में रखा जाएगा और उसके बाद किसी नीति की स्थापना की जाएगी। जैसे उसके कुछ आर्टिकल्स हैं और इसमें जो छूट गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी सारे, इनको एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 36, 37, 38 इसमें वही राज्य क्या है और उनकी शपथ क्या है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ से बनता है 39A से। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपको ना बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, रटे हुए होनी चाहिए, इनको रट लो क्योंकि कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 29A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ये बताता है। आर्टिकल 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम पेपर में पूछा जा चुका है, ये ग्राम पंचायतों के बारे में है। इसके बाद आर्टिकल जो 41 है, इसमें लिखा नहीं है, जो आपका 41 है वो कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक पब्लिक हेल्प के बारे में बताता है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं हम 42 की, जो इसमें मेंशन नहीं है। जो हमारा 42 है वो बताता है न्यायपूर्ण कार्यों की दशाएं, मतलब किसी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे काम की जो दशाएं हैं, वो जो वहाँ का माहौल है वो कैसा है, वो कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है क्योंकि छुपा हुआ है। यह है आपका मातृत्व सहायता, मतलब किसी महिला द्वारा जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर उनकी डिलीवरी होने वाली होती है उस समय उनकी हेल्प कैसे की जाए या फिर कैसे होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है, मातृत्व सहायता। ठीक है, वो है आर्टिकल 32 के अंदर ही। और इसके बाद 43 यहाँ पे मेंशन है। 43 जो कर्मचारी होते हैं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, उनकी मजदूरी सेट की जाए। इसके अलावा आर्टिकल 44 UCC, और रिसेंट में उत्तराखंड ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है अपने राज्य में। ठीक है, ये इलेक्शन के बाद उनकी इलेक्शन में घोषणा थी ना, और मैंने वीडियो बनाई है उसमें, शायद कहीं पर मैंने पढ़ाया इसको। UCC इसको आर्टिकल 44 और सबसे पहले किया था गोवा ने। ठीक है, गोवा में भी आपका UCC चालू है, सबसे फर्स्ट स्टेट ये है और रिसेंट स्टेट है आपका उत्तराखंड। गॉट इट।
आगे आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21A है, ठीक है, भारत में सभी बच्चों को शिक्षा जो दी जाएगी वो, उसके अलावा इसके बाद 46 ये SC ST OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके बाद 48A पर्यावरण की जानकारी। नेक्स्ट 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ओके, मतलब एग्जीक्यूटिव अलग रहे और जुडिशरी अलग रहे, इस तरह से काम करना है, ये बात करता है 50 में। और 51 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनवायरनमेंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आर्टिकल 51A तो हमारा आपको पता ही है किसके बारे में बताता है, हमारे ड्यूटीज़ के बारे में, मूल कर्तव्य जो है भारत के संविधान के लोगों को जो सौंपे गए हैं कि उनको इनकी किस किस रूल का फॉलो करना है, वही हैं। पहले ये 10 थे, उसके बाद 11 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अभी PPT पेज वही आएगा, तो अभी इसको देखते हैं। हाँ, इसमें आर्टिकल 49 रह गया है, जैसे मैंने अभी देखा। हाँ, 49 जो बताता है ना, वो बताता है कि भारत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, उनको सेव करने की ड्यूटी है सरकार की, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 49। इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, ये है हमारा आर्टिकल 51A, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A में है ये, ठीक है, पार्ट 4A। हाँ, एक चीज़ और थी जो लास्ट पेज पे हमारा रह गया था, वो ये है कि जो DPSP है ना, वो वाद योग्य नहीं है। मतलब उन पे ना वाद विवाद ही हो सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में ना संसद में, कहीं पर भी वाद विवाद नहीं हो सकता उनके ऊपर। जो है वो है, उसको मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी को लेकर चलना पड़ेगा उसकी, ठीक है। इसके साथ DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का, मतलब मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब DPSP को लागू करना है तो मूल अधिकारों को लागू नहीं, मतलब मूल अधिकारों में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं या फिर उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट था, और ये केस था गोलकनाथ केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा करी थी, ठीक है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा करी थी DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग रहेंगे। गोलकनाथ केस में घोषणा हुई थी बाय सुप्रीम कोर्ट, ओके। इसके बाद हम थे इस पेज पे, मौलिक कर्तव्य, ये हैं हमारे रूस से लिए गए हैं, ठीक है। और ये केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ये फैक्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये आपके नागरिकों के लिए हैं, ये आपके नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। हो गया, रट गया आपको ये। इसके बाद आर्टिकल इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसको? 42nd अमेंडमेंट को, संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और 1976 के बाद 2002 में इसमें दोबारा अमेंड किया गया, क्योंकि जो मूल कर्तव्य थे ना, ये जो मौलिक कर्तव्य थे, स्टार्टिंग में ये थे टोटल 10, कितने थे? टोटल 10। लेकिन बाद में 2002 में एक और अमेंडमेंट किया गया और इसमें एक और जोड़ दिया गया, तो करंट में हमारे पास कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 हैं। और जो ये ऐड किया गया था ना 2002 में, ये अमेंडमेंट नंबर था 86। होप आप लोगों को सब क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। 1976 तब था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके कारण वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको हमने रूस से अडॉप्ट किया है, ओके। जो 11वां ऐड हुआ था वो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उनको अवसर मिलना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, यही था। अब ये हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी इसमें कमेटी बनाई गई थी, वो थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर ही मौलिक कर्तव्यों को इसमें 1976 में जोड़ा गया था। इसमें किसमें? संविधान में। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट हमारे जो हैं, आर्टिकल 52 ये बताता है राष्ट्रपति के बारे में। 53 है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है वो उन्हीं की सिफारिशों पर राष्ट्रपति काम करता है मोस्टली। इसके बाद आर्टिकल 54 ये चुनावों के बारे में बताता है कि किस तरह से चुनाव होगा राष्ट्रपति का। उसके बाद योग्यता और उसका इम्पीचमेंट, 61 में इम्पीचमेंट वाला जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, पेंसिल कर देते हैं ऑफ।
यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वही सारी चीज़ें हैं और आप लोग मतलब अवेयर हैं इसको लेकर के। यहाँ पे है ये आर्टिकल 48A। लेट मी अमेंड दिस कि ये यहाँ पे पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। शायद पीछे वाले में ना आर्टिकल 48 के आगे लिखा हुआ है एनवायरमेंट, जबकि एनवायरमेंट से संबंधित जो हमारा पोर्शन, जो हमारा आर्टिकल है वो है 48A। ठीक है, क्लॉज ए। तो ये ठीक लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ अगर कुछ मेंशन हुआ है तो मैं चेक करके कमेंट में इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आर्टिकल 169 ये बताता है राज्य विधानसभाओं के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको कंपेरिजन कर लेते हैं अब। जैसे आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में बताता है कौन, आर्टिकल 153। एक तरह से जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। देखो इस चीज़ का यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, किसी का इंटरव्यू हो तो शब्द बोलना नहीं है कि राज्यपाल जो है वो अपने आप में केंद्र का एजेंट है। एजेंट नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है कि एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल अपने आप में महामहिम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 54, वहीं पर राज्यपाल के लिए आर्टिकल है 155। ओके, इनको शपथ दिलाते हैं सीजेआई और सीनियर मोस्ट जज, या फिर सीजेआई के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। और इसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल दे सकते हो आप, सीजेआई होंगे मतलब चीफ जस्टिस होंगे, इंडिया के नहीं, हाई उसी राज्य के, और या फिर स्टेट के सीनियर मोस्ट जज। इसके बाद है आर्टिकल 123, ये होता है ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। वहीं पे जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 213। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 72, क्षमादान कर सकते हैं जो राष्ट्रपति, वो कब, आर्टिकल 72 में। और क्षमादान ये जो राज्यपाल करते हैं वो करते हैं कब, 161 में। और अब जो राज्यपाल है उनको भी फांसी की सज़ा रोकने का प्रावधान मिल गया है। ठीक है, ऐसी करंट में न्यूज़ थी तो आप इससे भी अवेयर रहेंगे। जबकि पहले ये पावर किसके पास थी, ये केवल सिर्फ राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन राज्यपाल के पास फांसी रोकने की जो पावर है ना, वो सिर्फ स्टेट के केसेस के अंदर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जबकि जो राष्ट्रपति के पास होगी वो पूरे इंडिया के अंदर होगी। इसको करते हैं फिनिश और बढ़ते हैं आगे। आरपीए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये रिजर्वेशन करता है SC ST से संबंधित। एक सेकंड पेंसिल ऑन करते हैं। SC ST के रिजर्वेशन के बारे में बताता है लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल 330 के अंदर इसके बारे में बताया गया है, जिसमें SC कैटेगरी के 84 मेंबर होंगे और ST कैटेगरी के 47 मेंबर्स होंगे। ठीक है, आर्टिकल 331, ये 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड इन लोकसभा, लेकिन रिसेंट में ही इसको अबॉलिश कर दिया गया है कि अब जो 2 मेंबर को अपॉइंट किया जाता था उनका नॉमिनेशन अब नहीं होगा, उस प्रथा को ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में ये अभी भी चालू है, जिसमें 12 मेंबर आते हैं बाय होम, बाय गवर्नर। इसके बाद आर्टिकल 332, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली में किस तरह का रिजर्वेशन होगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 333, एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन इन स्टेट असेंबली, ये होगा। ठीक है, स्टेट असेंबली में भी एक एंग्लो इंडियन होगा जिसको नॉमिनेशन किया जाएगा। इसके बारे में है आर्टिकल 333। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार ना पेपर में एग्जामिनर इन्हीं को पूछता है, तो आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ लेंगे। केंद्र के बारे में और स्टेट के बारे में पता कर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा सेंटर है और जो हमारा स्टेट है, तो उसमें प्रधानमंत्री और जो हमारे CM होते हैं उनका कंपैरिजन थ्रू आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ऐसे याद करने में ना याद करना ज़्यादा आसान होता है। तो आर्टिकल 74 डिस्क्राइब करता है प्रधानमंत्री के बारे में, वहीं पर आर्टिकल 163 डिस्क्राइब करता है मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 75, ये बताता है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। वहीं पर CM के लिए कौन सा है, आर्टिकल 164। तो कंपेरिजन आप कर लेंगे ना, तो मतलब एक तरह से आपकी एक इमेज बन जाएगी माइंड में। बस इसको आप 1-2 बार देख लेना अच्छे से, आर्टिकल कौन कौन से दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं। ओके, आर्टिकल 78 ये बताता है कर्तव्यों के बारे में कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे। वहीं पर 167 CM से रिलेटेड है। सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो केंद्र से संबंधित जितने भी कानूनी सहायता है, मतलब केंद्र के खिलाफ कोई शिकायत हुई है या फिर कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाना है या किसी हाई कोर्ट में जाना है, तो उसकी डीलिंग कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कानून का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से CGI के बराबर ही इसका पद होता है।
जो प्रवक्ता होता है केंद्र का, वहीं पर स्टेट में ये पावर होती है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, जिसका आर्टिकल है 165, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल 80 क्लॉज 3, राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होंगे, इसके बारे में जानकारी देता है और इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 80 क्लॉज 3 को याद रखना आप लोग। ठीक है, ये बनाओ ना, ये मुझसे ये पेंसिल चलती नहीं है। आर्टिकल 83, राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होंगे। गॉट इट। इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, इनके बारे में कुछ कंपैरिजन, मतलब बेसिक थोड़ा सा इसको देख के चलना है। तो और इसके नेक्स्ट कुछ वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटीज हो जाएगी। ओके। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 डिस्क्राइब करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वहीं पर आर्टिकल 214 डिस्क्राइब करता है हाई कोर्ट के बारे में। जो रिट्स हैं, अच्छा एक चीज़ रह गई है, मेरे को अभी क्लियर हुआ, वो मैंने बताया नहीं आपको प्रीवियस पेज पे। यहाँ पे जो हमने राज्य सभा पढ़ा था ना, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा पे तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ राज्य विधान परिषद पे क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत में कितने राज्यों के पास उनकी विधान परिषदें हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं। तो देयर आर ओनली 6 स्टेट्स हु हैव देयर ओन स्टेट काउंसिल्स। ठीक है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनके पास स्टेट काउंसिल्स हैं, वो हैं आपके आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। ठीक है, ये 6 स्टेट्स हैं। इनको प्लीज़ ना एक लिखना और घोट के पी जाना, क्योंकि इन पे कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्रॉस करने के लिए ही या फिर एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। और लोकसभा में कुल मेंबर हैं 543। बस ये था कुछ जो मेरे को भी क्लिक कर रहा है ऑन स्पॉट। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, हमने इसको देखा, इसी को देख रहे थे हम। हाँ, और रिट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर। जो रिट है ना, सुप्रीम कोर्ट के रिट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के दायरे से कम है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब 5 प्रकार की रिट होती हैं, उनको एक्सप्लेन करूँगा ना तो वीडियो सच में लंबा हो जाएगा और आप छोड़ के भाग जाओगे। तो इन अपकमिंग वीडियोस आई विल कवर दीज टॉपिक्स। ओके। मैं रिट से रिलेटेड या फिर कुछ जो फंड्स होते हैं, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है। अभी इसमें आप बेसिक नॉलेज करो और टॉपिक वाइज मैं इनको आगे वीडियोस में कवर कर लूँगा। ओके। आर्टिकल 124 डिस्क्राइब करता है सर्वोच्च न्यायालय को, वहीं पर आर्टिकल 214 डिस्क्राइब करता है हाई कोर्ट को। रिट के ऊपर पावर होती है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जो आर्टिकल 32 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर्स ऑल्सो। जबकि जो हमारा हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रकार की जो रिट होती हैं वो भी उच्च न्यायालय उसकी देखरेख करता है। जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में ही जानकारी लेता है रिट्स की। ठीक है, अभी आगे देखते हैं थोड़ा बहुत रिट क्या है। इसको करते हैं डिलीट और नेक्स्ट पेज पे। उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो जो उपराष्ट्रपति का, हाँ मैं अभी बता देता हूँ आपको ना, फिर ये ना पीछे गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो नहीं पाएगा आगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एमसीक्यू हैं। जो रिट होती है ना वो 5 प्रकार की रिट होती हैं। वो हैं आपकी कौन कौन सी हैं? एक होती है आपकी हेबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यू वारंटो। हिंदी में आप इसका क्या होगा? हेबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस होता है परमादेश, प्रोहिबिशन होता है निषेध, सर्शियरी होता है प्रमाण पत्र, क्यू वारंट होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, एक लाइन में समझने से अच्छा है कि इनकी जो पूरी देखरेख है किस तरह से इसमें काम होता है वो मैं श्योरली आपको नेक्स्ट वीडियो में रेट से रिलेटेड ही लेकर के आऊँगा, तो उसमें उसको हम कवर कर लेंगे। अभी के लिए आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दिस, और नेक्स्ट में कवर करता हूँ। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सबसे पहले तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया है हमने अमेरिका की तर्ज पे। ठीक है, अमेरिका की तर्ज पे हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, जो आर्टिकल 63 के अंदर इसको हमने डिस्क्राइब किया है संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 63 एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जितने भी राज्यों से संबंधित वो होती है ना परिषदें, उनका पदेन अध्यक्ष होता है, एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब जब तक वो राज्यसभा का अध्यक्ष रहता है, एक तरह से उपराष्ट्रपति के रूप में रहता है, तब तक वो राज्यसभा का कोई दूसरा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो मेंबर तो उसी में से चुन के आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के मेंबर का काम भी करे और उपराष्ट्रपति का काम भी करे। तो दो में उपराष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के काम ही करता है। ठीक है, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करता।
इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 64 में। वहीं आर्टिकल 66 बताता है हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। संसद के दोनों सदन के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा ही इसका जो निर्वाचन है वो किया जाता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ना आप लोग एक फैक्ट, दो फैक्ट याद रखेंगे मेनली कौन कौन से, कि इसमें तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के में ऐसा नहीं होता। उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मतलब वो वोट नहीं डालते हैं। जो राज्यसभा में मनोनीत करता है ना वो उनको, सॉरी, जो वो लोकसभा में मनोनीत करता है उनको मेंशन नहीं करते, वो वोट नहीं डालते उसमें, जबकि राज्यसभा में ऐसा होता है, वो वोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, जब वो उपराष्ट्रपति का केस होता है ना तो वो दोनों वोट करते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें, किसमें, राष्ट्रपति वाले में, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? दोबारा करने की ज़रूरत है, एक बार बता देते हैं दोबारा से कि राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ना निर्वाचित, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते। राज्य विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है हमारा, है ना, 28 स्टेट्स हैं, तो वो सब इसमें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि अगर हमने दोनों में ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करने लगेंगे तो फिर उनकी पावर में ना कन्फ्लिक्शन होगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर में कन्फ्लिक्ट होगा कि फिर बड़ा कौन और छोटा कौन, क्योंकि निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। इसलिए जो उपराष्ट्रपति होता है उसमें जो वोट डालते हैं ना वो सिर्फ राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं जो वोट डालते हैं। ठीक है, और उसमें मनोनीत भी भाग लेते हैं। यही था इसमें शॉर्ट, और इसमें आपको समझ आना चाहिए। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को पीछे करिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया आर्टिकल 66। आर्टिकल 69 ये बताता है शपथ और प्रतिज्ञान, कि इनको शपथ कौन दिलाता है। इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। हाँ, अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और घटना हो गई जिसमें राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम नहीं रहे, तो उस अवधि में जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति उनके पद के कार्यों को पूरा करते हैं। इस बीच वो उपराष्ट्रपति के पद से, मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लाभ है ना, वो उनको काम नहीं करेंगे, मतलब वो राज्यसभा का कोई काम नहीं करेंगे उस बीच में। ठीक है, तो इसमें ना इस बीच में क्या होता है, जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तब वहाँ पे एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वो काम करता है, जबकि राष्ट्रपति के काम करते हुए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए सारे काम लीगल होते हैं, वैध होते हैं। ठीक है, उनको रहना भी राष्ट्रपति भवन में होता है। राष्ट्रपति की जो सारे संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल भी उपराष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, यही था इसमें फैक्ट। करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे। अब परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अनुच्छेद आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए हैं, यहीं से पूरी टीम ने इकट्ठा किए, इनको जमा किए यहीं पर, और आपके लिए हमने इसको कर दिया है पेश। कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ कभी कभी। आर्टिकल 108 ये है हमारा संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 110 ये बताता है धन विधेयक, मनी बिल। और धन कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये पावर ओनली ऑन किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ओनली ऑन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। हाँ, यही था उनका नाम, था कि यही नाम है उनका, ओम बिरला ही होंगे जो इसको डिसाइड करेंगे कि ये बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। इसके बाद है आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय वर्ष, क्योंकि वार्षिक वित्तीय आय होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वार्षिक वित्तीय आय हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या हुई है इसके बारे में, मतलब जो हम बजट पेश करते हैं ना, जबकि बजट बुके से निकला है और इसका कोई इस वर्ड का किसी प्रकार का मेंशन संविधान में नहीं है, जबकि इसका मेंशन किया गया है वार्षिक वित्तीय आय या फिर वर्ष, कहीं दोनों जगह दोनों मिलते हैं वर्ड ये, तो आप इसको देख सकते हैं। आर्टिकल 112 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 148 ये बताता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 टू 151 तक इनके बारे में बताया गया है, इनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होंगी कैग के बारे में। ठीक है, और कैग बहुत पावरफुल टर्म और बहुत पावरफुल पद है, बहुत पावरफुल पद है ये भारत सरकार के अंदर। ठीक है, मेनली IAS ऑफिसर बनते हैं। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु इसको बनाया गया है। आर्टिकल 262 रिवर डिस्प्यूट को सोल्यूशन देगा ये आर्टिकल, मतलब आगे का प्रोसीजर क्या होगा उसमें
उसका जब निर्णय लेना था तो हम आर्टिकल 62 को देखते हैं। 263 बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद, एक इंटर स्टेट काउंसिल होगी, ठीक है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, भाग 15 में, ठीक है। आर्टिकल 243 के राज्य चुनाव आयोग, इसके बारे में बताता है, मतलब राज्यों के अपने अपने चुनाव आयोग होंगे, तो उसी की जानकारी यहाँ मिलती है। आर्टिकल 362 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब 18 साल हो जाओगे तो आप वोट डालने के लिए एबल हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 352, 356 और 365। आर्टिकल 360 ये तीनों हमारे रिलेटेड हैं इमरजेंसी से, ठीक है। किस तरह की इमरजेंसी होती हैं वो इसको देखते हैं अब। हाँ जी, आर्टिकल 352 ये है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये युद्ध, कोई हमारे पर आक्रमण कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए म्यांमार जैसा, तब हम लगाते हैं, या फिर ये श्रीलंका जैसा, तब होता है हमारा राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और ये आर्टिकल 358 और 359 इसमें कोई भी मेंशन करता है। 358 क्या है, मतलब कब कब लग सकता है, इसको ऐसे देखते हैं। जैसे 358 बताता है हमारा आपातकाल में आर्टिकल 19 के प्रोविजंस का निलंबन, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या होगा, रोक लगाई जा सकती है, ये से संबंधित आर्टिकल है। 359 क्या है, वो बताता है हमारा मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, मूल अधिकार भी रोके जा सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 359। तो 352 से संबंधित है ये वाले। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 356 और 365, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन द एनी स्टेट, फेलियर इन एग्जीक्यूटिंग डायरेक्शंस ऑफ यूनियन, मतलब संविधान का फेल हो जाना किसी राज्य में, या फिर केंद्र द्वारा दी गई जितनी भी नियुक्तियां हैं या फिर जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे कोई स्टेट फॉलो नहीं करता, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 19 का एबोलिशन हो सकता है। और रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अदर आर्टिकल्स, मतलब जो हमारे आर्टिकल है ना 12 से 35 तक मूल अधिकार, उनका निलंबन हो सकता है, मतलब उनको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को नहीं करेंगे, बाकी सबको कर देंगे। ये एक्सेप्शन इनको याद रखेंगे आप। आर्टिकल 360 ये हमारा वित्तीय आपातकाल, और भारत में अभी तक एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वहीं बात करते हैं कि भारत में कितनी बार इमरजेंसी लागू हुई है, तो नेशनल इमरजेंसी लगी है भारत में 3 बार। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है, एक तो 1962 में, ठीक है, उसके बाद 1971 में, और उसके बाद 1975 में, तीनों बार लगी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है वो ये है कि जो 1975 में हमारी इमरजेंसी लगी थी, वहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पर एक मेंबर थे जिनका क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, खैर वो मुझे एग्ज़ाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन किसके द्वारा वो इमरजेंसी घोषित की गई थी, मतलब घोषणा हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत टफ था उस समय, मतलब क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था। इसका आंसर है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी हमारी, तो उसकी घोषणा करी थी फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या बता रहा है हमारा। आर्टिकल 338, 338A, आर्टिकल 338B, ये तीनों प्रोविज़न जो एससी कमीशन है हमारा, एससी एसटी ओबीसी कमीशन के बारे में बताती हैं तीनों आर्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एससीज़ के लिए एक अलग कमीशन बना 2004 में, ठीक है। उससे मतलब 2004 से पहले ना, 2004 और 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट ईयर हैं। इन दोनों ईयर से पहले, इन दोनों सालों से पहले एससी और एसटी ये दोनों कमीशन एक ही हुआ करते थे और एक साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन बाद में एक पूरी इनकी टाइमलाइन है, वो बताने लगूँ तो फिर क्लास लंबी होगी, तो अभी नहीं करते क्योंकि हमारे को एमसीक्यू भी करने हैं। तो मेरे माइंड में सारा प्रोसीजर है अभी आगे वीडियो का, तो अपोलोजाइज अगेन फॉर दिस, मैं पॉलिटी आपको कवर करा दूँगा जल्दी। 338A, 338 बताता है हमारे क्या था, सॉरी, शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बनाया गया 2004 में, इसको पूरे कर दिया गया, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद हमारा है 338A, ये बताता है हमारा एसटीज़ के रिलेटेड कि इनकी भी एक वो होगी अलग, क्या होगी, एक अलग कमीशन होगा। इसके बाद ओबीसी का कमीशन, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको सर्च करके आना है आपको और कमेंट में बताना इसका आंसर।
आर्टिकल 266 संचित निधि के बारे में बताता है हमारा। 239 से 248 भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, यूटीज का वर्णन किया गया है इसमें। आर्टिकल 260 239 टू 248 ये वाले हमारे आर्टिकल हैं, ये बताते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करते हैं, यूटीज के बारे में बताते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और 266 हमारा आर्टिकल ये बताता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड, मतलब संचित निधि। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपनी सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, मतलब इससे पहले साइन होते हैं कि हमारे को इतने फंड की ज़रूरत है और ये फंड दीजिए, तो सरकार अपनी जितने भी खर्च करती है वो इसी फंड से करती है। और संचित निधि, इसमें सरकार की सभी जो प्राप्तियाँ होती है ना, सरकार को जितनी भी आय हो रही है वो इसमें आके जमा हो जाती है। मतलब आय के रूप में जितने भी राजस्व होते हैं ना, रेवेन्यू आता है भारत के पास, या उधार जो सरकार देती है किसी देश को, वो उधारियाँ वापस आती हैं, तो वो इसमें हम जमा कर देते हैं अपनी। इसके बाद एक है आपका आर्टिकल 267, ये हमारा एक आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि के अलावा एक और हमारी निधि होती है आकस्मिक निधि, अभी आकस्मिक 3 होती है ना, कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, और एक और मेरे को क्लिक नहीं कर रहा शब्द, मैं आपको ना इसको चेक करके कमेंट में बताता हूँ, तो वर्ड क्लिक नहीं कर रहा। और कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, मतलब हमारे पास कुछ फंड की अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो ना 500 करोड़ का एक फंड अलग रखा रहता है, उसी में सरकार क्या करती है, बजट के एलोकेशन से पहले अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से ले लेती है, और उसको बजट के एंड मतलब टाइम पर उसमें ऐड कर दिया जाता है कि ये फंड भी पहले गया था, इसके बारे में भी जानकारी रखी जाए। और संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति देती है कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ये इसमें अन्य सार्वजनिक धन से वो आती हैं, जैसे बचत बैंक जमा हो गई, भविष्य निधि जमा हो गई, और बैंक जमा हो गई, ये सारी जो फंड होते हैं इसको हम इसमें जमा करते हैं, और ये लगभग 500 करोड़ का ही फंड होता है पूरा कंटीजेंसी फंड का, ठीक है। आर्टिकल 351 ये बताता है कि हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के बारे में बताता है, और 35A भी किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 371 ये है हमारा नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की स्वायत्तता। इसके बाद 371 A से J तक ये हैं कुल आपके टोटल 10 राज्य हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है हमारे को, ठीक है, A से J तक के। तो इन सभी राज्यों के जो विशेष प्रावधान हैं कि किसी राज्य में उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जो जो चेंजेस सरकार ने किए हैं उनके बारे में ये प्रावधान करते हैं। A से J तक मैं आपको बता देता हूँ, मतलब विशेष दर्जा दिया जाता है उनकी जनजातीय आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे आर्टिकल A, इसको ना आप जब PPT मिलेगी तो आप अपनी तरफ से लिख लेना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 371, सबसे पहले जो 371 है वो बताता है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, ठीक है। ये दोनों कंपाइन है इस समय, मतलब जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, आर्टिकल 371। उसके बाद आर्टिकल 371A, तो मैं इसको आप समझ जाना, 371A मैंने बोल दिया है ना, तो 371A, 371B, फिर 371C, इस तरह से मैं सारे नहीं बोलूँगा, ABCD बोलूँगा, तो समझ जाना, ठीक है। आर्टिकल 371A बताता है नागालैंड के बारे में, B बताता है असम, C मणिपुर, D आंध्रा और तेलंगाना, और E बताता है आंध्रा के ही बारे में, जिसमें आंध्रा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। F बताता है सिक्किम के बारे में, G है मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा, J कर्नाटका, ठीक है। इन सब के बारे में यहाँ पे है कोई आपकी जानकारी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। हालांकि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान समय के साथ खत्म हो चुके हैं, अभी भी सारे चालू नहीं है, कुछ कुछ खत्म कर दिया गया है। जैसे अभी नागालैंड वाला है उसको समाप्त किया गया था पीछे कुछ टाइम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हैं हमारे कुछ MCQs और इनको करते हैं पूरा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। जैसे देयर विल बी ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब मूल रूप में संविधान में कितने आर्टिकल थे, सो आंसर इज B, 395 थे, अभी चेंज हो गए हैं हमारे, ठीक है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और नो डाउट उसका आंसर C है, आर्टिकल 19। और इसमें ABCDEFG करके बहुत सारे दे रखे हैं, तो आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा टिपिकल है और काफ़ी अच्छा भी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 19 में हैं। और घूमने की आज़ादी, विचरण, जिसको विचरण लिखा हुआ है, विचरण करने की आज़ादी, कहीं पर भी बसने की आज़ादी पूरे देश में, और अब तो इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वित्त आयोग आर्टिकल 280 मैंने पीछे बताया था आपको।
गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल बी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? आंसर इज बी 51। इसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है 72, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? कि मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्यपाल को सूचनाएं देगा सारी, मतलब जो भी देश में जो भी राज्य में काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाती है राज्यपाल को, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 167, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है? राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 356 और 365 भी होता है दोनों, तो इसको आप देख सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? ठीक है, मतलब वही कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, 15 मेंबर की कमेटी में कैबिनेट होती है पूरी। इसका आंसर है 74, आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के लिए जाती है? एससी कमीशन, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है 338, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अभी। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 232, और इसका दायरा सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बड़ा है। क्यों था? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के बारे में, जबकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की बारे में जितनी भी रिट्स होती हैं उनको जारी कर सकता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 324। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 52, 52वां संविधान संशोधन कह रहा हूँ, सॉरी, आर्टिकल 52। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 17, ठीक है। और 18 किसके बारे में हमारा? वो है हमारा उपाधियों का अंत। ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही पता होती हैं। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है निम्न अनुच्छेद के आधार पर? आंसर इज ऑप्शन डी, 360 बताता है वित्तीय आपातकाल, और भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? आर्टिकल 351A, रूल से हमने लिए गए, शुरू में पढ़ा था, यही कुछ बारे में इसके लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। और 42वां संविधान, हाँ वही, कुछ अलग नहीं है। इसके बाद B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय कहा या आत्मा कहा, कुछ भी है, तो आर्टिकल 32 मैंने मेंशन किया था, इसको ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हेयर द आंसर, ऑप्शन डी 355। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 112, ठीक है, मतलब बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, बजट का डायरेक्ट मेंशन नहीं है, जो पीछे मेंशन था ना वर्ड, वही आएगा इसमें। विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर इज 169 आर्टिकल। और यहाँ होता है हमारा वीडियो का एंड। हाँ, आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, मैं उसको कवर नहीं कर पाया, लेकिन इन अपकमिंग वीडियोस मैं उसको कवर कर लूँगा। ओके, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, लोगों को शेयर करें चैनल के बारे में। थैंक यू।